ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम्। ओम शांति शांति। ऑलराइट, सो आज सांख्य कल हमने खत्म किया। आज हम एक अगला दर्शन शास्त्र लेने जा रहे हैं। सांख्य और योग ये जोड़ दर्शन बनता है, एक पेयर ऑफ जोड़ दर्शन या षड दर्शन की एक जोड़। और न्याय और वैशेषिक, दैट बिकम्स अ पेयर ऑफ द सेकेंड पेयर ऑफ जोड़ दर्शन। ऑलराइट, द सेकेंड जोड़ दर्शन ऑफ षड दर्शन। सो न्याय दर्शन हम इसे कहेंगे। न्याय इस शब्द को अगर आप देखोगे तो उसका मतलब हम हमेशा यूज करते हैं न्यायालय, न्याय यानी जस्टिस। लेकिन न्याय यानी सिर्फ जस्टिस नहीं, तो नियम भी हम कह सकते हैं, रूल्स या रीत भी कह सकते हैं, मेथड। वी कैन कंसिडर न्याय एज रूल्स और मेथड्स ऑल्सो। तो न्याय दर्शन जैसे सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा था, वैसे न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने लिखा था। तो कहीं कहीं गौतम भी कहते हैं या गौतम, हम जनरली गौतम में, तो वो प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होता है। उनको अक्षपाद गौतम ऐसे भी कहते हैं। सो ऋषि अक्षपाद गौतम 6th century BC एंड 2nd century CE, अराउंड दैट टाइम उन्होंने ये न्याय दर्शन लिखा था। न्याय दर्शन मैं हर मंत्र नहीं पढ़ने वाली हूँ। इसका सिर्फ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या जो भी न्याय दर्शन में जो कवर अप किया है, जो भी विषय हैंडल किए हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको संक्षिप्त में देने वाली हूँ। So very briefly, without missing out on the essence of Nyaya Darshan, we will cover up as much as we can without going individual mantras or there are, I think, 60 sutras or 528 sutras according to my book. Okay. 16 major topics are discussed. The most important is pramana. 16 विषयों को के बारे में न्याय बात करता है या चर्चा करता है, लेकिन सबसे पूर्ण वो जिस पर बात करता है वो है प्रमाण। अब प्रमाण पे ऑलरेडी हमने फर्स्ट में जो पहला हमारा सेशन। आपका आवाज कम ज्यादा होता है। मेरा आवाज कम ज्यादा हो रहा है सुचित्रा? कम ज्यादा हो रहा है। हाँ क्या? इज माय वॉइस ब्रेकिंग इन बिटवीन? हो तो हो ब्रेक हो रहा है, कभी कभी ठीक रहता है, कभी सकता है। फिर से कनेक्ट करती हूँ। अभी देखो, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज? नहीं, ब्रेक होता है। मेरा डिवाइस तो प्रॉपरली लग्ड इन है ना, इसका आवाज फट रहा है, आवाज फटता है ना, कट रहा है। मम्मी हे काढून डायरेक्ट बोललेलं ऐकू येतंय? हो एकदम क्लियर है? हो डायरेक्ट स्पीच क्लियर है मेरी? ऑलराइट, यस। मैं विदाउट हेडफोन ही बात कर लेती। ऑलराइट, तो 16 विषयों को चर्चा किया है और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें से प्रमाण। Pramana, what is Pramana? We have already studied it in our first class which we took. Okay, पहला सेशन जो हमने किया था उसमें हमने प्रमाण का अभ्यास डिटेल में किया है। आप सब जानते हो, प्रमाण वो साधन है जिससे यथार्थ वैलिड नॉलेज लिया जाता है, उसे कहते हैं प्रमाण। एक्चुअली वो वैध ज्ञान, ये ट्रांसलेशन में मुझे ये शब्द मिला, वैध ज्ञान कहते हैं वैलिड नॉलेज को। वो ज्ञान जो सच है, जो रियल है, जो ट्रुथ है, उसे ये तो वो प्रमाण बनता है। न्याय इज अ स्कूल ऑफ लॉजिक, फाउंडेशन फॉर फिलोसॉफिकल रीजनिंग और डिबेट, एंड ऑल अदर स्कूल्स यूज दिस न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो पॉइंट ये है कि न्याय एक तर्कशास्त्र है
और ज्ञान मीमांसा है। तर्कशास्त्र यानी किसी भी चीज को अगर समझना है तो उसको एनालाइज करना है, उसके साथ रीजनिंग करना है, लॉजिकल है क्या, प्रैक्टिकल है क्या, ये देखना है। तो न्याय हमें वो कैसे करना ये सिखाता है, इसलिए इसे तर्कशास्त्र कहते हैं। और ज्ञान मीमांसा, मीमांसा यानी क्या, इन्वेस्टिगेशन। So if you want knowledge, you will get the right knowledge only through investigation, only through मीमांसा। तो ये न्याय ये करता है। और यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना, all other schools use this न्याय system of logic। तो जैसे हमें कोई भी विषय का अभ्यास अगर करना हो, हम मैथ्स के बगैर नहीं कर सकते। गिनती तो आएगी ही आएगी, चाहे वो आप इंग्लिश का अभ्यास क्यों ना कर रहे हो, आप भाषा का अभ्यास कर रहे हो, पर मैथ्स की गिनती, मैथ्स के बगैर, दुनिया से मैथ्स हटा तो जिंदगी रुक जाएगी। मैथ्स के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के तरह ही ये जो न्याय है, ये जो लॉजिकल साइंस है, इसके बगैर बाकी के अभ्यास हो नहीं सकते। क्योंकि तर्क वितर्क करना है तो उसका जो नियम है, जो न्याय में पीर है, हमें करने ही, राइट? ओके, इज दिस क्लियर? सो न्याय literally means justice, but is not justice per se. Nyaya is correct thinking, valid reasoning. Therefore, it is also called as Tarka Shastra, the science of reasoning. तर्क करते हैं, कारण मीमांसा होती है, क्यों ऐसा है ये देखा जाता है। Why is what is studied over here. No knowledge of ultimate reality can be attained without valid reasoning. कोई भी सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता बिना तर्क के। अभी अगर हम योग भी अगर प्रैक्टिकल साइंस है योग, लेकिन वहां भी नियम तो है ही है, और वहां पे कारण भी देते हैं, वहां पे वर्गीकरण होता है, वहां पे मीमांसा होती है। ये ऐसा क्यों है, ये आसन ऐसा क्यों करना है, श्वास ऐसा क्यों? So there has to be a reasoning, right? ऋषि गौतम wrote the न्याय शास्त्र in the 3rd century. अब देखो, गौतम ऋषि ने अराउंड 3rd century BC में न्याय शास्त्र सूत्र लिखे। न्याय वात्स्यायन wrote the न्याय भाष्य on it. सबसे पहला भाष्य न्याय सूत्र पे वात्स्यायन ने लिखा। I think it's the same वात्स्यायन who is also written काम सूत्र। उनको हम बस उसके लिए फेमस हो गए। उनका तो बहुत, वात्स्यायन के बहुत सारे भाष्य है, उन्होंने लिखा हुआ बहुत मटेरियल है, जो कभी, it's rarely people, unless somebody is in the field, they don't really study it. So Vatsyayan wrote the Nyaya Bhashya on it, और उद्योतकार wrote the Nyaya Vartika. So उद्योतकारो नाम के जो ऋषि होंगे या मुनि होंगे, उन्होंने न्याय पे उन्होंने जो लिखा है, उस शास्त्र का नाम है न्याय वर्तिका। वाचस्पति कॉमेंट्री ऑन इट is the न्याय वर्तिका तात्पर्य परिशुद्ध एंड कुसुमांजलि। तो जो उद्योतकारा ने लिखा वात्स्यायन के भाष्य पे भाष्य, उस पर वाचस्पति ने उस पर कमेंट्री लिखी है, भाष्य लिखा है, और वाचस्पति ने जो लिखा है उस भाष्य का नाम है न्याय वर्तिका तात्पर्य परिशुद्ध एंड कुसुमांजलि। ये उन्होंने लिखा हुआ है। Is this clear? So just as Patanjali Muni wrote the Yoga Sutras and Vyasa Muni wrote the Bhashya on the Yoga Sutra, the first Bhashya, यही बात यहाँ पे हो रही। There are 2 schools of न्याय। अब न्याय के ना 2 schools यानी विचार सरणी कह दो आप, एक पुरानी होती है, एक नई होती है। अभी हमने बाइबल की बात की, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये जैसे होता है उस तरह से। तो there are 2 schools of न्याय, Gautama's प्राचीन न्याय and नव्या न्याय, फाउंडर गंगा सेना।
सो गंगा सेना ने 12वें शतक में 1200वें शतक में नव्य न्याय ये उन्होंने अलग से लिखा, जिसमें पुराना न्याय तो सब कवर्ड अप होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें हो जाता है. सो वन इज एंशियंट एंड वन इज मॉडर्न. उसका गंगा सेना ने जो लिखा उसका नाम है तत्व चिंतामणि. उनके ग्रंथ का नाम है तत्व चिंतामणि. मॉडर्न न्याय इज स्टिल बेस्ड ऑन प्राचीन बट विथ सम मेजर डिफरेंसेस. तो प्राचीन पे ही आधारित है, लेकिन थोड़े मेजर डिफरेंसेस है, ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं. टोटल 5 अध्याय है, यानी कह लो 5 चैप्टर है, जिसमें एक्चुअली 2 सेक्शंस है, 2 प्रकरण है. ऑलराइट, 2 प्रकरण है, 5 किताबें है. 1 सेकंड, 5 किताबें है, हर सेक्शन के 2 प्रकरण है, जिसे कहते हैं अनिका. सो 2 प्रकरण में 5 किताबों में विद 2 चैप्टर्स या 2 अनिका. एनीवे 560 सूत्र. ये वाली जो किताब मैंने रेफरेंस ली है, इसके है 528 सूत्र. दैट्स ओके, तो वो इधर उधर वो मिल जाता है. 16 प्रिंसिपल तत्व इंक्लूडिंग द 7 ऑफ वैशेषिक न्याय. तो न्याय में जैसे हमने देखा कि सांख्य में 25 तत्व उन्होंने दिए, और फिर वो 25 तत्व का हमने अभ्यास किया. वैसे न्याय में 16 पदार्थ या 16 तत्व दिए गए हैं. सांख्य में उसे हमने तत्व कहा, यहाँ पे वो पदार्थ कहते हैं, उसे तत्व नहीं कहते. सो 16 पदार्थ दिए गए हैं, और जिसमें वैशेषिक का जब हम अभ्यास करेंगे हम देखेंगे कि वैशेषिक में 7 पदार्थ दिए हैं. न्याय के 16 में वो 7 कवर हो जाते हैं. तो 7 are covered in न्याय. Right? Now, only the first 2 books seem to be. हाँ, एक मैं काफी सारे रेफरेंसेस पढ़ रही थी. एक जगह पे उन्होंने कहा है 5 किताबों में से 2 किताबें जो है, अगर ये वाली बुक भी में आप देखोगे ना, तो इवन दिस बुक they are saying they have written 5 books. So book 1, chapter 1, mantra 1, 2, 3, 4 enumerable किया है. Book 2, chapter 1, chapter 2, book 1, chapter 1, chapter 2, book 3, chapter 1, chapter 2. इस तरह से 5 books with 2 chapters each, ऐसे उन्होंने कवर किया हुआ. जानवी ह्याला काय ऍड करायचंय? कल्पना, एनीथिंग टू बी एडेड टू दिस, स्पेशली? ठीक है, बेसिक एवढं झालं. पदार्थ पढ़ गया. सो नाउ वी विल लुक एट दोज 16 पदार्थ. अब वो जो 16 पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कैटेगरीज कहेंगे हम, तो ये जो 16 पदार्थ या 16 कैटेगरीज दिए हैं उन्होंने, किस चीज के लिए दिए हैं? विषय को भूलना नहीं. यहाँ पे विषय क्या है? ये द्वैत वेदांत चल रहा है हमारा. जैसे अद्वैत में विषय एक ही होता है, आत्मा, और कोई विषय होता नहीं. राइट? द्वैत में ऐसा नहीं है. सांख्य में पुरुष प्रकृति थे. यहाँ पे जो भी अभ्यास किया जा रहा है, वैद्य ज्ञान, वैलिड नॉलेज, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की मेथड हम अभ्यास रहे हैं. तो 16 पदार्थ जो देते हैं वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? वो 16 पदार्थ से हम यथार्थ ज्ञान को जानने की, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ये जानने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे. सो देयर आर 16 कैटेगरीज. पहला वाला लेते हैं. सबसे पहला बनता है प्रमाण. You can write down the 16 very shortly. I'm giving it in like 1-line thing. If you want, you can make notes. पहला है प्रमाण. प्रमाण is valid means of knowledge to know something truly and objectively. अब प्रमाण में का अभ्यास जब करेंगे तो कोई भी चीज को हम, किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को
सही तरीके से हम समझने के लिए हमें प्रमाणों का उपयोग होता है। The pramanas help us to establish the true knowledge of whatever that we are studying. अब ये जो प्रमाण और प्रमेय ऐसे 3 शब्द षड दर्शन में हमेशा पढ़ने में सुनने में आएंगे। ऑलराइट, सो प्रमा यानी वैलिड नॉलेज, जिसको हम वैध ज्ञान कहते हैं, वो प्रमा बनता है। वो ज्ञान लेने के लिए जो मेथड यूज की जाती है वो प्रमाण बनता है, या जो नाप हम लोग मेजरमेंट जो यूज करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। जिसका अभ्यास हो रहा है वो बनता है प्रमेय। सो प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। अगर हम आत्मा है या नहीं इसका अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा आत्मा बनेगा प्रमेय, क्योंकि उसका अभ्यास कर रहे हैं। और जो तकनीक से हम उसका अभ्यास कर रहे हैं उसको कहेंगे प्रमाण। और प्रमा क्या, जब वो ज्ञान उसका जो मिल जाता है उस ज्ञान को कहेंगे प्रमा। राइट, सो प्रमा, प्रमाण, प्रमेय ये हमेशा आते रहेंगे। ऑलराइट, 16 पदार्थ में से पहला प्रमाण बना, जिसका हमने काफी डिटेल में अभ्यास किया है। दूसरा प्रमेय, दूसरा है प्रमेय। सो देखो, ज्ञान लेना है, किसका ज्ञान लेना है? ऑब्जेक्ट तो चाहिए कि नहीं, राइट? सो प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट। सो प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, एनीथिंग दैट इज नोवेबल एंड कैन बी नोन। किसका अभ्यास कर सकते हैं? जिसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी चीज का अभ्यास करेंगे ना कि जिसका ज्ञान मिलता है। जैसे हम कहेंगे आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता, आत्मा तक पहुंचने का ज्ञान मिलता है, लेकिन आत्मा तो अनुभव है, वो फिर हमने सिर्फ लेना है, राइट? सो वैसे, सो प्रमेय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, एनीथिंग दैट इज नोवेबल और कैन बी नोन। अब तीसरा है संशय या संशय, वो कहते हैं। जान्हवी, तुला कुठेही ऍड करायचं असेल तर तू अनम्यूट ठेव, एस्पेशली घरात बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज नसेल तर अनम्यूट ठेव, आणि wherever you feel like adding, please add whatever notes you have. Yes, Suchita. आपल्याला प्रमेय जॉमेट्री मध्ये, भूमितीमध्ये प्रमेय होते, ते होते सिद्ध ना? करावे लागायचे आपल्याला। पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, मैं भी वही सोच थ्योरम बोलते हैं मैडम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये प्रमेय Square of the both sides of in a rectangular triangle is equal to its diagonal, ऐसा कुछ तो है ना सुचित्रा? नहीं, वो अलग है ममता, और प्रमेय अलग है। प्रमेय जॉमेट्री, भूमिति में मीन्स मराठी मीडियम में प्रमेय, हाँ, वो बाकोबा प्रेम, हाँ, ते वेगळं ग, आपलं ते वेगळं, इंग्लिश मध्ये भूमिती मधलं प्रमेय। हाँ, ते आपल्याला शेवटी भूमितीमधलं सिद्ध, प्रमेय हा, सिद्ध म्हणून करायचं, असं असं हाँ, आहे, सिद्ध करावं लागायचं ना, तर तो हम्म, मराठी अर्थ आहे त्याचा, हाँ, प्रमेयचा। इथे विषयाला प्रमेय म्हटलेलं है। जिस विषय का हम अभ्यास कर रहे हैं उस विषय को प्रमेय, मतलब जो विषय यानी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को प्रमेय कह रहे हैं, जिसका अभ्यास हो रहा है। ऑलराइट, तीसरा है संशय। अब संशय यानी डाउट, लैक ऑफ सर्टेनिटी, हमें पक्का नहीं मालूम, तो संशय। अगर संशय भी है तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए संशय यानी हमने देखा तमोगुण आता है, विषाद तैयार करता है, राइट? तो ये संशय को काफी डिटेल में उन्होंने, आई थिंक पूरा वन चैप्टर इज डिवोटेड टू संशय। तो इट्स दे टॉक अबाउट संशय, संशय यानी डाउट। उसके बाद आता है चौथा है प्रयोजन। प्रयोजन, प्रयोजन यानी एम, यानी तुम क्या हासिल करना चाहते हो, द एंड और गोल और पर्पस विच वन आइदर परस्यूज और डज नॉट।
किसी भी चीज के का सातत्य से हम अभ्यास करें, किसी के पीछे लग जाए, तो तुम्हारा प्रयोजन क्या है? व्हाट इज योर पर्पस? हम पूछते हैं ना कि व्हाट इज योर पर्पस। तो क्यों इसका अभ्यास करना है? चाहते क्या हो? हाँ, आत्मा का अभ्यास क्यों करना है? क्या चाहते हो? हम सब तो एक ही चीज चाहते हैं, दुख का अंत, है ना? तो आत्मा का इसलिए अभ्यास कर रहे हैं। तो देयर हैज टू बी अ पर्पस टू योर स्टडी। म्हणजे सो इंटेन्शन ना, इंटेन्शन ना म्हणजे. intention, yes Meeta, yes, good to see you. हाय. So intention, yes, you can say, or what is your purpose? Yeah, what is the aim or the goal? So प्रयोजन हो गया। उसके बाद आता है पांचवा दृष्टांत। दृष्टांत का अनडिस्प्यूटेड जनरल ट्रुथ, प्रिन्सिपल और रूल। जान्हवी, याचं काय उदाहरण दिलंय का तिकडे? दृष्टांत याने जो नियम है, वो जो नियम जो भंग नहीं हो सकता। Are you guys there? हाँ, थोड़ा फ्रीज हो गए थे सब लोग। ऑलराइट, लाइट भी नहीं है और इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, बट इट्स क्लियर राइट? आ गया, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। ऑलराइट, सो दृष्टांत, अनडिस्प्यूटेड जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूल। तो दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ऊपर से गिरोगे नीचे ही आओगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रूव करता है। तो एग्जाम्पल जो देते हैं, द एप्पल फॉलिंग ऑन न्यूटन्स हेड was an example, all right, for him to discover. So ये हो गया दृष्टांत, एग्जाम्पल, अनडिस्प्यूटेड जनरल ट्रूथ, प्रिंसिपल और रूल। सूर्योदय का समय तय है, मतलब आएगा ही आएगा, सूर्य का उदय होगा ही होगा, सूर्य का अस्त होगा ही होगा, दिन भी होगी रात भी होगी। समय में थोड़ा सा प्लस माइनस 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इधर उधर, राइट। फिर आता है सिद्धांत। सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। सिद्धांत को कहते हैं, छठा है कंक्लूजन, व्यू और थियरी अपहेल्ड बाय अ पर्सन और स्कूल। जैसे अद्वैत वेदांत अद्वैत ही प्रूव करेंगे, जो द्वैत है वो द्वैत को ही प्रूव करेंगे। तो जो भी विचार सरणी है, कोई स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, या कोई किसी का कोई दृष्टिकोण है, तो वो दृष्टिकोण को साबित करने के लिए साबित करते हैं जब, तो उसे हम कहेंगे सिद्धांत, यानी कंक्लूजन। सो सिद्धांत इज कंक्लूजन, ऑलराइट। फिर आता है अवयव। अवयव, द वर्ड इज अवयव। मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म, यानी पार्ट और ऑर्गन, अ प्रीमाइस। जो भी आप बात कर रहे हो, इसका आधार क्या है? आधार तो हर चीज का होना चाहिए ना। किस चीज का आधार लेकर आप बोल रहे हो? व्हाट इज योर प्रीमाइस? हम पूछते हैं ना, व्हाट इज योर प्रीमाइस। तो किस चीज का आधार लेकर आप बात कर रहे हो? बेसिस क्या है तुम्हारा? ये हो गया अवयव। फिर अवयव का मतलब कोई हिस्सा या बॉडी पार्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अवयव का मतलब है द मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म, यानी प्रीमाइस। फिर आता है तर्क। तर्क यानी हाइपोथेटिकल रीजनिंग, इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रूथ, निगेशन ऑफ एब्सर्डिटी, वो भी एब्सर्डिटीज, ये भी लिखा है। सत्य को सिद्ध करने का जो उदाहरण, हम सत्य को सिद्ध करने का जो उदाहरण देते हैं, वैसे जैसे हम कहेंगे कि बड़े से बड़ा वृक्ष तूफान में गिर जाएगा, लेकिन एक तिनका कभी भी मतलब टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ऑलराइट। तो इट्स जो भी, यू हैव टू बी flexible like a tinka, then you will never break. If you're very rigid like a tree, you can break. तो ये जो उदाहरण हम देते हैं, इसे कहते हैं तर्क, हाइपोथेटिकल रीजन। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे अद्वैत में कहते हैं कि या त्रिपुरा रहस्य ले लो, अभी जो हमने कहा कि स्वप्न और जागृत में कोई फर्क ही नहीं है।
स्वप्न जितना स्वप्नालु है, मतलब अभी हम लोग जागृत में हैं, जब हमें सपना आता है हम कहते हैं अरे यार सपना था, छोड़ दो ना। एक्चुअली जागृत और स्वप्न अवस्था में दो पूरा में कोई फर्क नहीं है। तो अगर इसमें फर्क नहीं है तो जागृत अवस्था को हम सीरियसली लेते हैं और स्वप्न अवस्था को हम उड़ा देते हैं, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं रहते। हाँ, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो ये दोनों को प्रूव करने किया जो जाता है, वो करने के लिए जो जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो जो भी रीजनिंग किया जाता है हाइपोथेटिकली, उसे कहते हैं तर्क। सो इनडायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रुथ। अब निर्णय 9वां है, 9th इज निर्णय। निर्णय यानी इंग्लिश में कहेंगे सेटलमेंट। ट्रू एंड सर्टन नॉलेज अराइव्ड एट बाय लेजिटिमेट मीन्स। अगर किसी चीज को प्रूव कर रहे हो तो तुम जिस साधन के माध्यम, जिस माध्यम से उसे प्रूव कर रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर तुम्हारा मोजमाप ही गलत है तो तुम्हारा निर्णय भी गलत हो जाएगा। The measurement that you are using, that has to be valid. So settlement, true and certain knowledge arrived at by legitimate means. सही रास्ते से, सही बात से बात आगे बढ़ाओ, कुछ भी बोल के ऐसा नहीं। उसके बाद आता है 10वां वाद। वाद यानी डिस्कशन। प्रीमाइसेस, कंक्लूजन्स, मीन्स, क्राइटेरिया, ऑल आर स्टेटेड। इसमें वाद में सब कुछ आता है। जैसे कोर्ट में आपने देखा होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों लॉयर का क्या होता है। एक लॉयर बोलता है ऐसा 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 है, अब मैं प्रूव करूंगा कि ये दोषी है, और दूसरा लॉयर बोलता है ऐसा 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 है, अब मैं प्रूव करूंगा कि ये निर्दोष है। तो ये शुरुआत हो गई, उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद में क्यों, वो सारा डिस्कशन बनता है, सारा। फिर वो सारे मीन्स, उसके क्राइटेरिया, प्रूफ दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, वो सब होता है। और उसके बाद में जो दोनों क्लोजिंग स्टेटमेंट में दोनों बोलते हैं कि इस आधार पर मैं कंक्लूड करता हूं कि ये निर्दोष है, और दूसरा बोलेगा ये दोषी है। तो दोनों अपने कंक्लूजन्स देते हैं। ये सारी चीज को डिस्कशन कहते हैं। अब कोर्ट का मैंने उदाहरण दिया आपको यहाँ पे, तो वो मतलब ब्रेकअप होके दिमाग में बराबर, हाँ, ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, फिर जज या जूरी जैसे भी है उनका रूलिंग होता है। लेकिन आप देखो, आप छोटी से छोटी बात को लेकर अगर किसी के साथ चर्चा करते हुए खुद को ऑब्जर्व करोगे, कितनी भी छोटी सी बात पे चर्चा हो। सपोज साड़ी की दुकान में जाना है, ये चर्चा अब हो रही है दो जन के बीच। वो कहेगी उस वाले एरिया में जाना है, वो कहेगी नहीं उस वाले एरिया में जाते हैं, वो कहेगी नहीं उस दुकान में जाते हैं, वो कहेगी नहीं इस दुकान में जाते हैं, वो कहेगी क्यों उस दुकान में जा रहे हैं, ये भी कहेगी क्यों उस दुकान में जाना चाहिए, वहां पे चॉइस ज्यादा है, ये है वो है वो है। ऑल ऑफ इट इज अ डिस्कशन। गेट द पॉइंट? व्हाट इज अ डिस्कशन? डिड यू गेट द पॉइंट? सो इसको कहते हैं वाद। हम लोग वाद को बहुत नेगेटिव वे से लेते हैं। जब झगड़ा होता है तो हम उसको वाद बोल देते हैं, लेकिन वाद इज सिंपली अ डिस्कशन। फिर उसके बाद में 11वां आता है जल्प। जल्प यानी रैंगलिंग। चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, उधर जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। ओके, WRANGLING, रैंगलिंग। सो जल्प यानी रैंगलिंग। पॉइंट्स मेड जस्ट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। अभी तुम अड़ी हुई हो कि नहीं उस वाले बाजार के उसी दुकान में जाना है, सामने वाली अड़ी हुई है नहीं उस बाजार की दुकान में, बाजार में उसी दुकान में जाना है। दोनों अड़े हुए हैं और ये चाहती है कि वो उसके साथ चले, वो चाहती है ये उसके साथ चले। वो जो खींचातानी होती है ना, जो पॉइंट्स बताए जाते हैं आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है और वही हम करेंगे, ये इसके लिए जो भी मुद्दे आगे रखे जाते हैं ना, उसको कहते हैं जल्प।
that becomes जल्प. मॅम थोडा त्याच्या तोल विरुद्ध बोलोगे तो चलेगा. अजल्प आपल्या ह्याच्यात होतं बघा हो. सूत्रामध्ये. अजल्प असन तन्मना भुंजित. हा त्याच्या विरुद्ध हे जल्प. येस, बिलकुल. तो रँगलिंग. आपण खरं म्हणजे जल्प म्हणजे अजल्प म्हणजे शांतपणे. वो जो शब्द है अजल्प आप बोल रही हो सुचित्रा, वो आहार के सूत्र में था, जहाँ पे कहा जा रहा है कि खाना खाते वक्त चुपचाप खाना खाओ. हाँ, अजल्प रखो यानी शांत रहकर खाना खाओ. बात करते क्या खाना खाओगे तो गलत जगह पे खाना उतर जाएगा. और यहाँ पे जल्प यानी जो झगड़े करते हैं ना मच्छी बाजार मच्छी मार्केट में, जैसे बोलते हैं ना, क्या मच्छी मार्केट की तरह दोनों तोल मोल कर रहे हो, मेरा सही चलो, खींचातानी जो हो रही है उसी को कहते हैं जल्प. फिर आता है वित्तंड. 12वां है वित्तंड. वित्तंड को इंग्लिश में शब्द ट्रांसलेशन दिया गया है कैविलिंग. CAVILLING. कैविलिंग. Vitanda debating to discredit the opponent's position rather than establishing its own. Debating to discredit the opponent's position rather than establishing its own. मैं जो कह रही हूं वो सही है ये बताने के बदले तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये जब करते हैं किसी भी तर्क में, ये जब किया जाता है उसे कहते हैं वितंड. अरे तू तेरी बात करना, मेरी बात सही हो या गलत हो, तुझे क्या करना, राइट. ये फिर हम आर्ग्यूमेंट में बोलते हैं कि तू जो है तू अपना पॉइंट प्रूव कर. तो ये होता है आर्ग्यूमेंट में कि जब मैं अपनी बात में सिद्ध नहीं कर पाती हूँ तो सामने वाले को गलत बताने की कोशिश कर, उसे कहते हैं वितंड, कैविलिंग. Debating to discredit the opponent's position rather than establishing one's own. फिर 13वां आता है हेत्वाभास. I'm sorry. 13वां आता है हेत्वाभास. ये सांख्य में भी ये शब्द था. मैंने इसे ज्यादा उस विषय को वहां पर उठाया नहीं बिकॉज वो और भी कंफ्यूजिंग कर देता, तो छोड़ दिया गया. हेतु जिसके हम कहते हैं, यहाँ पे हेत्वाभास कहा है यानी फैलिसी. समथिंग ऑफर्ड एज वैलिड रीजन बट इट इज नॉट सो. अपना मुद्दा प्रूव करने के लिए मैं ऐसा कारण देती हूं जो कारण ही गलत है. कारण प्रतीत होते हुए भी वो ठीक कारण न होना, इसे कहते हैं हेत्वाभास. So whatever reason that you have put forward, that reason is only wrong. Yeah, you can say your premise is wrong. You can even say that. उसे कहेंगे हेत्वाभास. आधार ही गलत उठाया है. फिर 14वां है छल. हम सब जानते हैं ना ये शब्द छलना. छल, क्विबलिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में. क्विबलिंग, QUIBBLING, क्विबलिंग. छल किसको कहते हैं? डिस्टॉर्टिंग ओपोनेंट्स वर्ड्स टू डॉज एन ऑब्जेक्शन. सामने वाले को के शब्दों को घुमा फिरा कर लेना यानी छल करना. जानबूझकर गलत मतलब निकालना यानी छल करना. उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ और ही अर्थ लगा देना, ये बनता है छल. फिर आता है 15वां जाति. जाति इज सोफिस्टिकेटेड रेफ्यूटेशन, employment of false and inappropriate analogies to defend one's position and or refute that of others. ऐसे उदाहरण देना या गलत चीजों का इस्तेमाल करना या गलत कारणे बताना खुद को डिफेंड करने के लिए या सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए, इसे कहते हैं जाति. Refutation is the word that they are using over here.
एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉल्स एंड इनअप्रोप्रिएट एनालॉजीज, गलत उदाहरण देना। हम लोग कभी कभी आर्ग्यूमेंट में ये होता है, फिर हम बोलते हैं अरे वो बात यहाँ कहाँ आई, उसका यहाँ पे क्या लेना देना, वैसे। सो गलत उदाहरण देना, सो टू गिव इनअप्रोप्रिएट एनालॉजीज टू डिफेंड वंस पोजीशन और टू रेफ्यूट दैट ऑफ द अदर्स। इज दिस क्लियर? इसे कहते हैं जाति। अब 16वां आता है निग्रह स्थान, आखिर लास्ट वन है ये, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान is the point of defeat. It is the basis on which an argument is lost. तुम जीते मैं हारी, तो जो आधार पे, जो आखिरी मुद्दे पे तुम जीत जाते हो या जो भी जीत जाता है, तो सामने वाला जो है वो निग्रह स्थान पे बैठ जाता है, यानी पॉइंट ऑफ डिफीट पे बैठ जाता है। तुम जीते मैं हारी, ये मेरा निग्रह स्थान बनता है। So it is the basis on which an argument is lost. And if I am not mistaken, जो हम लोग अभी वैशेषिक का अभ्यास करेंगे तो कंफर्म होगा, तो ये जो पहले 7 है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत और अवयव, ये वैशेषिक ने कवर किया है। ये वैशेषिक के साथ mostly I'm not 100% sure, I'm 99% sure that the first 7 are the 7 ones, लेकिन जब वैशेषिक का अभ्यास होगा तब पता चलेगा। ऑलराइट, ये आ गए 16 पदार्थ। तो ये बहुत थियोरेटिकल थियोरी ही है और थियोरेटिकल साउंड भी करता है और थियोरी ही है, लेकिन ये सारी चीजें किसी भी तर्क में आती है। When you are having a logical argument, these are the points that will come into play. So, doubt है तो प्रूफ करना होगा, प्रमाण पेश करना होगा, राइट? सब चीजों, ये सारे मुद्दे जो है 16 के 16, ये किसी भी आर्ग्यूमेंट में अगर आप इवन छोटे से छोटा, जैसे मैंने कहा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीजें उसमें आएगी। इफ यू कैन रिकॉल वन ऑफ योर recent arguments with somebody, लंबी चर्चा चली हो, आर्ग्यूमेंट यानी झगड़ा नहीं बोल रही हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट यानी तर्क ही बोल रही हूँ यहाँ पर, where you had a long give and take and दोनों का डिबेट बड़ी जो हुई थी, अगर उसको याद करोगे तो all of this comes into play. So न्याय है क्या? So न्याय शास्त्र is the theory of knowledge and was developed as the प्रमाण शास्त्र। जैसे मैंने कहा, न्याय शास्त्र ये प्रमाण शास्त्र है, और हमने ऑलरेडी देखा कि संस्कृत में प्रमाण लिटरली इज मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट इज वन और मोर रिलायबल एंड वैलिड मीन्स बाय विच ह्यूमंस गेन ट्रू एक्यूरेट नॉलेज। एक या अधिक प्रमाण, हमने 6 प्रमाणों का अभ्यास किया है, तो एक या अधिक प्रमाण में हमने सांख्य में देखा, सांख्य 3 प्रमाणों को मानता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्याय 4 प्रमाणों को मानता है। तो वो जो प्रमाण है वो यथार्थ ज्ञान यानी सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक प्रमाण हम उपयोग करते हैं। यानी आंखों से भी देखा तो प्रत्यक्ष हो गया, अंदाज भी लगाया, जो देखा उससे अंदाज लगाया तो अनुमान भी हो गया। सो एक से अधिक प्रमाण हो सकते हैं। The focus of pramana is how correct knowledge can be acquired, how one knows, how one doesn't, and to what extent knowledge about someone or something can be acquired. देखो ये 2-3 बातें होती है किसी भी चीज का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। हम कितना ज्ञान ले सकते हैं, हम क्या क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते, ये एक बात बनती है। और तीसरी बात ये बनती है कितने हद तक हम उसे जान सकते हैं। जैसे किसी भी मनुष्य को आप 100%, मैं 100% उसे जानती हूँ, ऐसा कोई किसी के बारे में बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य के स्वभाव अलग है और वो बदलते हैं। कब बदलेंगे पता नहीं। मैं तो तुम्हें ये समझ रही थी, तुम तो वो किए, तुमने तो वो किया, राइट? ये बनता है। जैसे जो
नीचे के प्राणी मात्र है वो अपने स्वभाव से हटते नहीं, वो अपने स्वभाव अनुसार ही वर्तन करते हैं। जैसे बिच्छू है तो बिच्छू तो डसेगा ही, हाँ, या कोई कुत्ता है तो वो काटेगा ही, वो डसेगा नहीं। तो उसका अपना अपना हर प्राणी का स्वभाव होता है, वो अपनी जिंदगी अपने स्वभाव अनुसार जीते हैं। लेकिन हम मनुष्य प्राणी जो है, हमारे पास दिमाग है, तो हम हर प्राणी के अनुसार जिएंगे, हम काटेंगे भी, डसेंगे भी, हम सब कुछ करेंगे, और हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो तीन चीजें बनती है ज्ञान ग्रहण करने के टाइम। कितना मैं जान सकती हूँ, कितना नहीं जान सकती, और कौन से हद तक उसको जान सकती हूँ, टू विच एक्सटेंट कैन आई गेट वैलिड नॉलेज। वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिड। अभी देखो, आध्यात्मिक आत्मा को ही ले लो। आत्मा को क्या हम जान सकते हैं? कितना जान सकते हैं? आत्मा का क्या नहीं जान सकते, और कितने हद तक हम उसे उसका ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ जान सकते हैं यानी ज्ञान लेने की बात कर रही हूं मैं। सो आत्मा को क्या जान सकते हैं? तो आत्मा का नॉलेज नहीं ले सकते जैसे मैंने कहा, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का, आत्मा तक पहुंचने के जो साधन है, द मीन्स ऑफ द सोल टू रीच द सोल, उन साधनों का ज्ञान हम ले सकते हैं जिसके सहारे हम आत्मा तक पहुंच सकते। अब क्या नहीं जान सकते? तो आत्मा का ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मा क्या है? नेति नेति। कल हमने शब्द इति इति नेति नेति इस्तेमाल किया था। आत्मा ये भी जो निर्गुण निराकार ऐसा है, उसको कैसे जानेंगे? जो नहीं है उसको कैसे जानेंगे? जो है उसको जान सकते हैं, जो नहीं है उसको नहीं जान सकते। बस उतने हद तक ही हम आत्मा को जान सकते हैं। एक बार आत्मा तक के निकट हम पहुंच गए, उसके बाद इट इज आउट ऑफ माई हैंड्स, इट इज आउट ऑफ एवरीबॉडीज हैंड्स। Whatever happen will happen. So only to that extent can you gain the knowledge of the soul or the Atma or the Brahma. Not beyond that. After that, it can at the best, at the most be an experience. ज्यादा से ज्यादा अनुभूति बन सकता है, और वो अनुभूति भी लौटने पर हम बता नहीं पाते, क्योंकि हमने मन को पीछे छोड़कर वो अनुभूति ली है, तो हम बता नहीं पाते। So that is exactly what here is happening. So so प्रमाण हमें इस चीज के लिए मदद करता है। वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड एज प्रमा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, सो ये 16 पदार्थ हो गए। न्याय क्या करना चाहता है ये हमने थोड़ा सा समझ लिया, और 2-3 मुद्दे हैं वो एंड में बताती हूँ। लेकिन उसके पहले न्याय 4 प्रमाणों को मानता है। सूत्र 3 में उन्होंने दिया है, न्याय 4 प्रमाणों को मानता है। कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। सो न्याय अग्रीज टू 4 प्रमाणस: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द। बस थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, प्रत्यक्ष यानी हमारे इंद्रिय से आंखों देखा है। अनुमान यानी अंदाज लगाना, धुआं है यानी आग लगी हुई है, ठीक है। और उपमान जो है ये कंपैरिजन है, यानी किसी चीज की तुलना करके बताना, एनालॉजीज इसको बोलेंगे। और चौथा है शब्द। शब्द यानी जिन्होंने सत्य का ज्ञान स्थापित किया है उनके शब्दों को मानकर चलना, तो वो बनता है शब्द। तो इन 4 प्रमाणों को न्याय मंजूरी देता है। इनवैलिड नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय मेमोरी, डाउट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। आगे वो कहता है कि जो यथार्थ ज्ञान यानी रियल नॉलेज, उसका विरुद्ध इनवैलिड नॉलेज, जो ज्ञान इनवैलिड है, मतलब पॉइंट ही नहीं है उसको, गलत है, गलत ज्ञान जो है, ये गलत ज्ञान 3 जगह से आता है या 3 वजह से आता है हम कहेंगे। एक तो स्मृति का जो ज्ञान है ना,
ये ज्ञान ज्यादातर, मैं तो इतने मैं थेरेपिस्ट हूँ और जो भी सेशन लेती हूँ और इतने केसेस देखे हैं मैंने, ज्यादातर याददाश्त पे वो जो भी बात कर रहे हैं ना, वो पूरा उनका फेडेड मेमोरी होता है। ऑलराइट, सो दे कैन नॉट, द रिकॉल इज नॉट वैलिड। कई बार ऐसा हो जाता है। सो वन इज दे आर सेइंग कि स्मृति से आया हुआ जो ज्ञान है, इस पर हम निर्भर नहीं कर सकते। जिस चीज के बारे में संशय है, संशय भी हमारे ज्ञान को सीमित करेगा या ज्ञान को गलत साबित करेगा। और तीसरा हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी जो हमने देखा था विपर्यय और विकल्प, जो पतंजलि भी इसकी बात करते हैं। विपर्यय यानी गलत ज्ञान, दोरी को साफ समझना, और विकल्प वो होता है जो है ही नहीं वो बोल रहे हैं। हाँ? दिन में तारे दिखना कह लो, या काय आपण म्हणतो शशाची सिंगे, रैबिट, द हॉर्न्स ऑफ द रैबिट, राइट? सो नाउ दैट इज टोटली, उसको कहते हैं विकल्प। तो ये तीसरा बन जाता है विपर्यय विकल्प, यानी जिसको हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहें। तो तुम्हारे कारण ही गलत है, भ्रम है वो तुम्हारा, ऐसा हम बोलेंगे। तो ये तीन चीजें हैं जिससे हमें अवैध ज्ञान होता है। ज्ञान वैध भी है और अवैध भी है। वैलिड इज वैध, इनवैलिड इज अवैध। सो फार सो गुड। अब प्रमाण के बारे में यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अलग से समझाया है। प्रमाण प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉग्निशन बाय द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंस ऑर्गन। वो तो हम समझ गए ना, प्रत्यक्ष। मैं इस स्क्रीन को देख रही हूँ, इस स्क्रीन पे आपको देख रही हूँ, मेरे आंखों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, ये बन जाता है प्रत्यक्ष। तो तुम विषय, तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो और मैं सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट परसेप्शन जो होता है उसे कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ पे फिर से वो जो कल परसों में मैंने समझाई थी बात, द सेल्फ प्लस माइंड, यानी मनस, इंद्रिय और विषय तीनों होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी अगर नहीं होता है तो ज्ञान गलत हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त ही नहीं। मतलब ये लैपटॉप होना जरूरी है, मेरी आंखें होना जरूरी है, और मेरी मन जो मेरा आंखों के माध्यम से इस लैपटॉप को देख रहा है या पहचान रहा है या जान रहा है, ये तीनों का होना जरूरी है, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। इज दिस क्लियर? द ऑब्जेक्ट, the organ, and the mind which will hear or see through the organ. All these three things have to be there. Even if one is absent, even if one is missing from this equation, perception does not take place. अगर मन नहीं है या सामने वस्तु नहीं है या आंखें नहीं है या कान नहीं है, जो भी इंद्रिय आप ले लो, तो हमें ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, प्रत्यक्ष हमारा नहीं होगा। अब वो प्रत्यक्ष प्रमाण में वो कहते हैं कि दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, टू स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। ओके, निर्विकल्प और सविकल्प। उन्होंने दो प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष थोड़ा सा समझा दूं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष को कहते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन यानी क्या? नॉट एबल टू रिवील नेम, शेप एंड अदर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अराइज, इट इज प्योर अनकैटेगराइज्ड सेंसेशन। जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष है उसमें न नाम, न रूप दिख रहा है, न आकार दिख रहा है, यानी कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे कह लो ना कि एक शैडो है या धुंधला है, तो यू कांट मेक आउट व्हाट इट इज। देन व्हाट विल हैपन व्हेन यू कांट मेक आउट व्हाट इट इज? इट विल बिकम एन अ सेंसेशन। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद ये चीज है, इसे कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी में नहीं बैठता, लेकिन सेंसेशन है।
महसूस हो रहा है, इसे कहें। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? आर यू गाइस विथ मी? ऑलराइट, तो ये बन गया निर्विकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष में मनस एंड इंद्रिय गेट द एनालिटिकल एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट कलर, नेम, कॉम्प्लेक्शन एक्सेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट। सविकल्प में क्या है? उस वस्तु का, वो स्टील का बना है या लकड़े का बना है, आकार कौन सा है, रंग कौन सा है, सब कुछ उस वस्तु को लेकर हम बता सकते हैं, उसको कहेंगे सविकल्प प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष होता है, I could feel the chills in my spine. You say things like that, right? कि मैं कांप उठी। It is a sensation. ये प्रत्यक्ष मुझे अनुभव हुआ, ऐसा हम कहते हैं ना। अरे नहीं, मैं 100% कहती हूँ, म्हणजे मी थरथरले किंवा माझ्या कंपन सुटली मला, म्हणजे काहीतरी जाणवलं। दिस बिकम्स निर्विकल्प प्रत्यक्ष। और बाकी सविकल्प प्रत्यक्ष जहाँ पे सब कुछ उस विषय के बारे में हम जान सकते हैं। अब ये जो सविकल्प है उसमें भी दो प्रकार है। सविकल्प में भी प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक, यानी वन इज ऑर्डिनरी एंड द अदर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सविकल्प प्रत्यक्ष में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे दो प्रत्यक्ष उन्होंने बताए हैं, लौकिक और अलौकिक। अब इसमें भी जो लौकिक है उसमें दो प्रकार दिए हैं और अलौकिक है उसमें 3 प्रकार दिए हैं। लौकिक में आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य प्रत्यक्ष। सो इंटरनल जो है वो मन से जो महसूस होता है, ये आंतरिक प्रत्यक्ष। मेरा दिल जानता था कि ये नहीं होने वाला है या ये होके ही रहेगा, जो भी, तो ये तुम्हारा इंटरनल जो मन जानता है वो, ये तुम्हारा मनस लौकिक सविकल्प प्रत्यक्ष बनेगा। और दूसरा है बाह्य लौकिक सविकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, ये साधारण लौकिक हो गया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलौकिक जो है उसमें उन्होंने 3 प्रकार दिए हैं। पहला है सामान्य लक्षणम। सामान्य लक्षणम, आप किसी भी देश में चले जाओ, आप किसी भी जगह, घोड़ा एक जैसे ही दिखते हैं, घोड़े सारे एक जैसे होते हैं, तो ये सामान्य लक्षण इसको कहेंगे। तो जो भी लक्षण, जो भी हम साइंस देख रहे हैं, तो साइंस आर सेम एवरीवेयर, इट इज द सेम। सो दैट इज सामान्य लक्षण, अलौकिक में आता है। दूसरा ज्ञान लक्षण, दूसरा आता है ज्ञान लक्षण, यानी चेतक नाम का घोड़ा। अब वहां पे 100 घोड़े होंगे, लेकिन उसमें का ये चेतक घोड़ा यानी ज्ञान लक्षण हो गया। ये तुम्हें to know the more particularity of it, so ये ज्ञान लक्षण। और तीसरा है योजक। योजक, योजक या नहीं, योगज, योगज, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योजक, इट इज योगज। somewhere it was also written योजक, so anyway, तो योगज जो है ये सिद्धि या स्पॉन्टेनियस इंट्यूजन्स, बस मुझे लगा ऐसे कि मैं यहां से उठकर निकल जाऊं, ये जो ये योगज यानी योग, हम कहते हैं ना योगा योग, वैसे योगज बन, अंदर से आवाज आती है और हम वो कर लेते हैं और बच जाते हैं। तो इस तरह से जो सविकल्प प्रत्यक्ष है इसमें लौकिक और अलौकिक था। लौकिक जो है उसमें आंतरिक बाह्य था और अलौकिक में सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये हुआ। इस प्रत्यक्ष क्लियर? चल आई मूव ऑन टू अनुमान। अब अनुमान यानी इन्फरेंस, प्रमाण वॉज, प्रत्यक्ष प्रमाण वॉज अपरोक्ष यानी
डायरेक्ट नॉलेज था। अनुमान इस परोक्ष ज्ञान यानी इनडायरेक्ट नॉलेज होता है। अनुमान में इनडायरेक्ट नॉलेज होता है, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट नॉलेज था यानी अपरोक्ष ज्ञान था, अनुमान में परोक्ष ज्ञान है। अब जब भी परोक्ष ज्ञान होता है यानी इनडायरेक्ट नॉलेज होता है, तभी तीन चीजें होती है। जो हमने 16 पदार्थ पढ़े हैं अभी, उसमें से 3 पदार्थ यहाँ पे आते हैं। आधार मतलब परोक्ष या अनुमान का या इनडायरेक्ट नॉलेज का आधार 3 पदार्थ का होता है। पहला है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी हाइपोथेसिस। दूसरा है हेतु यानी रीजन, और तीसरा है दृष्टांत यानी एग्जाम्पल। ये 3 चीजें बनती है, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण या एग्जाम्पल, दृष्टांत। अब देखो प्रतिज्ञा क्या बनती है, हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस क्या कि डोंगरावर आग लगली है, पर्वत पे आग लगी हुई है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। हेतु क्या है, हेतु यानी जो हमने जो जिसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं वो, यानी हमें क्या दिख रहा है, धुआं। तो ये जो धुआं है, धुआं का होना, धुराचं असणं हा आपला हेतू बनतो। सो धुएं का होना ये हेतु बन जाता है। और दृष्टांत क्या है, अगर पॉजिटिवली लो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए यहाँ पे, लाइक अ टॉर्च नॉट लाइक अ रिवर। तो दृष्टांत या एग्जाम्पल है, आग है तो कैसे है, एक मशाल की तरह, ना कि किसी नदी की तरह। वो गलत गलत हो जाएगा वो उदाहरण जो 16 में पढ़े ना, जब गलत उदाहरण दिए जाते हैं वो। तो ये समझाया है अनुमान में उन्होंने। 3 चीजें आई, प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत। जानवी अजून काय असेल तो बोल, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। यही है। थर्ड इज उपमान, तीसरा प्रमाण जिसको न्याय शास्त्र मानता है वो है उपमान यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन इज नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन, व्हाट द वर्ड इज रेफरिंग टू। तो कंपैरिजन यानी हम कहते हैं ना घोड़े जैसा, जैसे जीब्रा का एग्जाम्पल देखो मैंने दिया था, वो जो गधा जैसा दिखता है लेकिन उसके ऊपर लाइंस होते हैं। तो अगर आपको जीब्रा नहीं पता तो आप बोलोगे क्या, जो गधे के साइज का होता है, गधे के जैसा दिखता है लेकिन उसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं। तो ये बन जाता है उपमान। तो शब्द और शब्द का अर्थ या विषय जो हम कहेंगे, किस चीज की बात हो रही है यानी ऑब्जेक्ट, एंड द वर्ड दे हैव टू बी कनेक्टेड, ये बनता है उपमान। और आखिर का जो है वो है शब्द यानी टेस्टिमोनी, वैलिड वर्बल नॉलेज। तो 2 प्रकार के होते हैं, दृष्टार्थ होता है और 2 प्रकार दिए हैं उन्होंने, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, ऐसे 2 दिए हैं। शब्द ज्ञान में भी दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ वो है जो दिखता है यानी इंद्रियों के माध्यम से हम जिसे देख सकते हैं। द्रष्टार्थ का दृष्टार्थ काय जान्हवी काय, द्र दृष्टार्थ की द्रू, दृष्ट द्र आहे ना, द्रष्टार्थच आहे दृष्टार्थच आहे, जे दृश्य आहे ते असं। ते हाँ, अदृष्टार्थ यानी जो दिखता नहीं है वो, जसं भगवान की दिखते नहीं है, जर्म्स हमें दिखते नहीं है, वायरस दिखता नहीं है, बैक्टीरिया दिखता नहीं है, पाप दिखता नहीं है, पुण्य दिखता नहीं है, ये सारी चीजें बनती है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ जो नजरों से दिखता है या जो भी इंद्रियों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है या जिसका गंध आ रहा है वगैरह वगैरह। अब इसमें भी 2 प्रकार है, लौकिक और वैदिक। लौकिक यानी जो मनुष्य, और वैदिक यानी जो वेद या डिवाइन, यह शब्द ज्ञान के बारे में वो कह रहे हैं। मनुष्य ने जो ज्ञान दिया, जिसको हम क्या कहेंगे पता है, स्मृति और श्रुति। हमने जो श्रुति जो भी आती है ना, जैसे उपनिषद को श्रुति कहते हैं, तो श्रुति जो है ये सब वैदिक है। और लौकिक यानी जो मनुष्य ने लिख के रखा है, जैसे ये षट दर्शन हम पढ़ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा उधर वर्गीकरण उन्होंने दे दिया है। और इफ यू कैन जस्ट
कीप अ नोट ऑफ दृष्टार्थ एंड अदृष्टार्थ, तो इनफ है। अरे, तो जहाँ पे कैटेगरीज की बात होती है यहाँ पे वो खत्म होता है। अब थोड़ा सा मेटाफिजिक्स समझा दूं। मेटाफिजिक्स में तत्व मीमांसा या आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हम कहेंगे, मेटाफिजिक्स यानी इसकी मीमांसा क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक यानी न्याय शास्त्र का आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। थ्रू न्याय दर्शन, दो न्याय दर्शन इज एन इंक्वायरी इनटू द मेथड्स एंड प्रमाण ऑफ वैलिड नॉलेज, its metaphysics is concerned with delineating the objects of knowledge, that is the pramaya। तो आखिर में जो है वो दिखाकर वो जो है उससे छूटो। सब दर्शन वही अल्टीमेटली बोलेंगे, जो है इससे मुक्त हो जाओ, इसको छोड़ दो, फिर जो नहीं है उसका अनुभव होगा। राइट, सो दिस इज अल्टीमेटली द प्रमेय। प्रमेय आर ऑब्जेक्ट्स, छोड़ दो प्रमेय को। तो वो प्रमेय क्या क्या है वो दिखा देंगे और फिर बोलेंगे नाउ लेट इट गो, लीव इट, ऑलराइट, एंड देन व्हाटएवर रिमेन्स और व्हाटएवर एक्सपीरियंस कम्स, दैट विल बी अ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू न्याय, द प्रमेय और नोवेबल्स आर गिवन इन द 9th सूत्र, बुक 1 चैप्टर 1। अब उन्होंने प्रमेय, अब जैसे 16 पदार्थ हमने देखे, कैटेगरीज, 4 प्रमाण हमने देखे, तो अब प्रमेय के वो किती आहेत ते 12 प्रकार दे रहे हैं। ऐसी चीजें जिसका ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। सो दे आर गिविंग 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। ये मैं थोड़ा वो जो ये जो सूत्र है, पहला सूत्र, पहले बुक का पहला सूत्र, 9वां सूत्र, आई एम सॉरी, पहले बुक का पहले चैप्टर का 9वां सूत्र, उसमें उन्होंने दिया है आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मनस प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव फल दुख अपवर्ग स्तु प्रमेयम। ये प्रमेय का डेफिनेशन उन्होंने 9वें सूत्र में पहले बुक के पहले चैप्टर में ही दे दिया है। ये 12 विषय है जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं। ओके, 12 ऑब्जेक्ट्स जिनका हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। कौन से है? सबसे पहला उन्होंने लिया आत्म, आत्मा यानी सोल। दूसरा है शरीर, शरीर यानी बॉडी। तीसरा है इंद्रिय, इंद्रिय यानी हमारे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सेंसेस। यहाँ पे ज्ञान इंद्रिय ही आएगा बिकॉज ऑलरेडी बॉडी हमने ले लिया है, सो ज्ञान इंद्रिय। उसके बाद आता है शरीर इंद्रिय अर्थ, अर्थ यानी विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस। आंखों को जो पसंद है, आंखों के विषय, कानों के विषय, त्वचा के विषय, सब सब इंद्रियों के विषय, नाक के विषय, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस यानी अर्थ, ये शब्द उन्होंने दिया हुआ है। चौथा, पांचवा है बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। छठा है मनस, मनस यानी माइंड। सातवां है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी का अभ्यास आप कर सकते हो। आठवां है दोष, दोष यानी फॉल्ट। कहाँ कौन से दोष है, किस प्रकार के दोष और कहाँ हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसमाइग्रेशन यानी रीबर्थ, जिसको उन्होंने प्रत्याभाव शब्द दिया है। प्रत्याभाव, प्रत्याभाव यानी पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन। उसके बाद आता है फल, फल यानी फ्रूट, कर्म फल कहेंगे हम। फिर आता है दुख, दुख यानी पेन। और लास्ट में आता है अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति, रिलीज, छूट गए। ये जो है इन चीजों का हम अभ्यास कर सकते हैं। हम दुख किस प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने या सांख्य शास्त्र मुनियों ने जो अभ्यास किया कि दुख के 3 सोर्सेज है, 3 जगह से दुख आ सकता है। 3 सोर्सेज ऑफ सफरिंग, त्रिविधता, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक।
तो ये एक अभ्यास, तो ये अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे सारे 12 विषय उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। इन एसेंस न्याय दर्शन इज द साइंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एपिस्टेमोलॉजी, फोकसिंग ऑन हाउ टू नो, हाउ टू रीजन एंड हाउ टू डिसर्न ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ लिबरेशन। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान दर्शन वो शास्त्र है, वो विज्ञान है जहाँ पे तर्क समझाया गया है, और जहाँ पे क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और सही को गलत से जुदा करने की क्षमता, प्रमाण के का उपयोग करके गलत और सही को हम जुदा करेंगे। टू नो द ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, सब क्यों करेंगे, अल्टीमेट गोल लिबरेशन, मुक्ति। सो अगर ऐसा देखा जाए तो 3 मुद्दे यहाँ पे होते हैं। अविद्या, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ सफरिंग, सो गेट राइट नॉलेज थ्रू प्रॉपर रीजनिंग एंड एविडेंस। जो भी ज्ञान प्राप्त करो प्रूफ के साथ प्राप्त करो, ताकि कोई शंका को जगह ही ना बचे। अगर थोड़ी भी शंका रह जाती है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे। ऑलराइट, तो अगर बिलीफ सिस्टम में उतारना है किसी भी चीज को, तो वी हैव टू नो इट विदाउट एनी फॉल्ट, कोई दोष के बगैर। तो सारे दुख का जड़ क्या है, ज्ञान का न होना, जिसको हम कहते हैं अविद्या। तो सही ज्ञान प्राप्त करो, सही तरीके से प्राप्त करो, प्रूफ के साथ प्राप्त करो, ताकि दुख का अंत हो सके। Refute false arguments, remove the fallacies in reasoning to get correct understanding। और सही बात समझने के लिए जो भी गलत कारण हम कभी कभी हमारा है ना रीजनिंग, हम रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बहुत देते हैं कई बार। देखो स्पेशली ऐसे विषय है ना, आध्यात्मिक विषय, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, तो हमारी रीजनिंग में ही गड़बड़ हो जाती है। ऑलराइट, सो रिफ्यूट द फॉल्स आर्ग्यूमेंट, जो भी गलत आर्ग्यूमेंट है उसको हटाओ। रिमूव द फैलेसीज इन रीजनिंग, यानी हेत्वाभ्यास जो है वो हेत्वाभास को हटाओ, एंड टू रीच करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और सही मतलब निकालो। मोक्ष अपवर्ग इज द अल्टीमेट गोल एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। न्याय दर्शन भी इस चीज को मान्य करता है कि अपवर्ग या मोक्ष जो है यही मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय है। फ्री फ्रॉम सफरिंग एंड रीबर्थ, इट इज इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। In Nyaya philosophy, liberation is not seen as a one-time event, but rather a gradual process that requires effort and dedication. एक दिन आत्मा का साक्षात्कार हो गया और मुक्ति मिल गई, ऐसा मान्य नहीं करता। न्याय का कहना है कि ये जो आत्म साक्षात्कार की तरफ जो जाने का मार्ग है, ये लंबा है, मतलब वो टप्पे टप्पे में, यू नो, 1 स्टेप एट अ टाइम आप प्रोग्रेस करते हो, और उसके लिए प्रयत्न होना जरूरी है, और डेडिकेशन भी, मतलब विश्वास होना भी, श्रद्धा होना भी जरूरी है। तो श्रद्धा के साथ प्रयत्न करोगे तब जाके आत्मा का साक्षात्कार एक दिन होगा। By following the path of Nyaya, one can attain true liberation and live a life of fulfillment and enlightenment. सही तरीके से सही तर्क करके अगर सही ज्ञान हमने प्राप्त किया, तो हम संतुष्ट जिंदगी, फुलफिलमेंट की जिंदगी या एनलाइटेंड जिंदगी हम बिता सकते हैं। That's the conclusion that I have written over here. And डोक्यावर नाही ना गेलं, ज्यांच्या समोर पुस्तक नाही त्यांच्या डोक्यावर न गेलं। All right, I have not gone into much of detail about each and everything. I can tell you one thing, friends, कि आप में से 2-3 जन भी अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। तो हम लोग 5 बुक्स की अभ्यास करेंगे, but otherwise this is just to get the essence of न्याय शास्त्र and to षट दर्शन में से ये एक दर्शन है, दूसरे जोड़ दर्शन का इसका भाई बनेगा या इसका पूरक बनेगा वैशेषिक, जो हम अगली बार लेंगे।
next time we will take up Vaisheshik. Again, Vaisheshik, I'm going to make it short and sweet and concise and just get the essence of it. And then we will move on to Guru. That's the plan. कहीं कुछ छूट गया लिखने का, कुछ रह गया, कुछ पूछना है पूछ लो. ऑल गुड. जान्हवी, तुला काय ऍड करायचंय ह्याच्यामध्ये? तुला काय अजून? नाही, त्यांनी इथं अनुमानाचे बरेच प्रकार अगं असं खूप डिटेल बरंच खूप डिटेल आहे. त्यामुळे काही नाही, तुम्ही खूप याच्यात घेतलं शॉर्ट मध्ये. चांगलं आहे. मी त्याचं. हो हो. अगर किसी को मैथ्स में, यस स्वाति, थैंक यू. तो अगर बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर उसमें पीएचडी कर लेंगे अपन. वैसे अगर न्याय में इंटरेस्ट है तो कोई भी आप में से 2-3 जन मुझे बोल दो कि करना है तो अपन करेंगे. किताब है, सारे मंत्र दिए हैं, अच्छी तरह से समझाया है. वी कैन गो थ्रू द डिटेल. अदरवाइज दिस इज गुड इनफ टू. हो हो, एकदम व्यवस्थित आहे. पुरेसं आहे ना, एकदम कन्साइज करून टाक. इथे ना असं टेबल दिलाय, प्रत्यक्ष ज्ञानचं, So निर्विकल्प, सविकल्प असं. correct. So if you there I found one site, एक वेबसाइट मिली मुझे जहाँ पे उन्होंने सब कुछ सिर्फ चार्ट फॉर्म में डाला है. यानी जैसे पीपीटी कैसे होता है वैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन के जो हम बनाते हैं ना स्लाइड्स को उन्होंने. So if you go on YouTube or on Google or YouTube or any search engine, you will be able to find the details if you are interested. But this is the basics of it. All okay? Is this okay? या आपका मन नहीं भरा, थोड़ा और चाहिए था? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो बताइए. Was it too fast or too short? Then you can tell me. आम्हाला ते हेतुआभास तेवर बरंच काय म्हणजे बरंच मोठं प्रकार आहेत. हेत्वाभासाचे प्रकार आहेत, बहुत डिटेल. इवन ये जो एंड में मैंने आपको ये जो 12 प्रमेय यानी 12 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी स्टडीड, इनके सारे मंत्र दिए हैं उन्होंने. ईच के इलेबोरेट है. 9वां सूत्र से 22वां सूत्र, ये उसमें उन्होंने हर मतलब आत्मा का भी डिटेल दिया है, हर एक का डिटेल उन्होंने दिया. मैं चाहती थी उसको पढ़ना आज, लेकिन अभी टाइम अप हो गया है. सो मे बी बिफोर आई टेक अप वैशेषिक and if I can, I will still read out those 12 mantras for it, just to get the gist of it, the detail of it. कि आत्मा अभ्यास का विषय कैसे हो सकता है, या प्रमेय ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है. शरीर तो ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट सब कैसे हो सकते हैं अभ्यास. ठीक है, ऑल गुड. यस ज्योति. मला तर मजा आली मला होतं ना. मला वाटलं कंटाळा येईल तुम्हाला कदाचित. प्रत्यक्ष मन काय आहे, दृष्टांत म्हणजे आपण आर्ग्युमेंट्स करतो, काय असतात, शब्द काय असतो, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी अशा अननोईंग होत्या मला. एक वेबसाईट आहे coursera.com म्हणून, त्याच्यावर हाऊ टू विन अन आर्ग्युमेंट ह्याचा मी कोर्स केला होता. आणि खरंच मला तो इतका कामाला येतो कि कुठलाही विषय कोई भी विषय को अगर मुझे कोई चीज पेश करनी है तो वो पेश करते वक्त मैं मतलब वो कोर्स करने के वजह से और उसमें जो सिखाया गया वो समझने के बिकॉज ऑफ इट, उस वजह से मैं किसी भी चीज को पेश कैसे करना ये सीख गई. इस तरह से पेश करो कि तुम्हें सामने वाला कैंसिल ही ना कर सके या तुम्हें सामने वाला गलत साबित ही ना कर सके. तो आर्ग्यूमेंट करने के टाइम वैलिड विद दिस न्याय शास्त्र इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. इस तरह से बात करो
कि तुम्हारी बात को सामने वाला नकार ही ना सके, उसको स्वीकारना ही पड़े. But a lot of awareness is needed for it, and honesty, loyalty, all of those things are needed, of course. मतलब जो 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 तुम बोलने जा रहे हो उस पर तुम्हारा विश्वास, उसका तुमने सच में ठीक से अभ्यास किया है क्या, जो भी. तो कोई भी बात रखने से पहले उसका पूरी तरह से एश्योरेंस करके फिर रखो. लेकिन छोटी छोटी घर में ही बातें जो होती है ना, वो आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत आसानी से जीते जाते हैं. बट उसके वजह से ये भी होता है कि तुम अननेसेसरी और गलत चीजें करना ही छोड़ दे. बिकॉज व्हाई अननेसेसरी क्विबल, जस्ट whatever you have to say it exactly what you want to say, rather than beating around the bush, is what I learned from that one course in Coursera. वो एक समय था जब मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए Coursera से. योग एंड बुद्धिज्म का कोर्स किया था. हाउ टू सेव द वर्ल्ड का एक बहुत सुंदर कोर्स था, वो भी अच्छा था. दे हैव दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेस. इंटरेस्टिंग है, यू कैन स्टिल गो एंड चेक इट आउट. Coursera.com. Okay. आरती, हाँ बोल. तू कधीतरी ती 12 प्रमेय वाचून दाखव ना. हो, दाखवेन. आपण नेक्स्ट क्लासला भेटू ना, तेव्हा मी ते 12 प्रमेय वाचून दाखवेन पक्का. त्याचे तेवढे 12 मंत्र तरी वाचूया आपण, त्याच्यात काय त्यांनी दिलंय. मी डायरेक्ट ऍक्च्युली मी पुस्तकामध्ये मार्किंग करून ठेवलंय, उघडून पण ठेवलेलं, पण आता वेळ जरा कमी पडतो तेवढेच. आणि मला समजवलंय त्याने, आपण वाचूया. मला अजून एक प्रश्न. हा, न्याय सांगितलं, 4 ते सगळे प्रकार सांगितले, आणि आत्मा त्याच्यात तुम्ही सांगितलं की आपण आत्म्याला जाणू शकतो. ओके, आपण तिथपर्यंत जाऊ शकतो, पण त्याच्या पुढे आपल्या हातात काहीच नसतं. असं मी बोलले. तो त्याच्या पुढे आपल्या हातात नसतं म्हणजे व्हॉट एक्झॅक्टली इज इट? या, सो इट्स लाईक जेव्हा तू लाईट मध्ये जातेस, तर तू समजा एक टनल आहे. ओके, टनलच्या दुसऱ्या एंडला ब्राईट लाईट आहे. सो तू त्या टनलच्या एंड पर्यंत पोहोचू शकते. आता तू ते गाडीत बसून जा, का चालत जा, का धावत जा, ते साधन झालं. पण एकदा तू त्या प्रकाशात शिरली की तिकडे प्रकाशच प्रकाश आहे. मग तिकडे त्या प्रकाशामध्ये हा जो टनल आहे आणि ह्या टनलचा जो अंधकार आहे आणि अंधकाराचे सावल्या बिवल्या जे काही हिस्से आहेत ते काहीच उरत नाही. Where light comes in, everything disappears. With the soul, when we reach the soul, the body is gone. Body is gone in the sense we are not dead. पण शरीराचं अवेअरनेस ऑफ द बॉडी, अवेअरनेस ऑफ द माइंड, त्याला मनात येत. आणि फायनली जे मी काल समजवलं की बुद्धी इज द लास्ट थिंग यू लेट गो ऑफ, युअर इंटेलेक्ट. सो वी विल हॅव टू लेट गो ऑफ ऑल दॅट इज टू एक्सपिरियन्स दॅट विच इज नॉट. येस, And this Nyaya also agrees to it. येस, मी अंडरस्टँड झालं मला की मी आता माझ्या तुमच्या स्टडी ग्रुपला जॉईन होण्याच्या आधी आता मला, आणि बिफोर दॅट माझा जो काही माझी जी जर्नी होती 2 इयर्स, 2.5, त्याच्यावरून मला कळलं की व्हॉट एक्झॅक्टली यू वॉन्ट टू से. Right. Welcome. एक ओमकार बोलेंगे और रुकेंगे आज. और thank you, dear friends. I'll see you in the next class. Thank you.